नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही अहम दस्तावेज है, आर्थिक समीक्षा का एक हिस्सा, और ये भारत के भविष्य पर है। कैसे हम विकास और स्थिरता मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये आज के समय में शायद सबसे बड़ा सवाल है, भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। हाँ, तो आज हम इसी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की रणनीति क्या है, खासकर जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों माने SDGs को लेकर। जी, और देखिए स्रोत साफ बताता है कि भारत ने इन ग्लोबल कमिटमेंट्स को, जैसे पेरिस समझौता है या वो 17 SDGs हैं, उनको अपनी राष्ट्रीय योजनाओं में, अपनी पॉलिसीज में इंटीग्रेट किया है। मतलब कोशिश यही है कि विकास हो, पर पर्यावरण या समाज की कीमत पर नहीं। तो शुरुआत करते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय वादों से। ये जो NDCs होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं ना? हाँ, हैं तो टेक्निकल, पर असल में ये हमारे 2030 तक के लक्ष्य हैं, और काफी बड़े लक्ष्य हैं। जैसे क्या है मुख्य लक्ष्य? देखिए 3 मुख्य हैं। पहला कि हमारी जो उत्सर्जन तीव्रता है, मतलब GDP के मुकाबले हम कितना उत्सर्जन करते हैं, उसे 2005 के लेवल से 33 से 35% कम करना है 2030 तक। अच्छा, 33-35% कमी। और दूसरा है बिजली को लेकर कि हमारी 40% बिजली क्षमता वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आएगी। मतलब सोलर, विंड, इस तरह की क्लीन एनर्जी। 40%, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, बहुत बड़ा। और तीसरा है पेड़ पौधों से जुड़ा। इतने जंगल और पेड़ लगाने हैं कि वो 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सके। एक तरह का कार्बन सिंक बनाना। 2.5 से 3 अरब टन, ये आंकड़े तो वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लगते हैं। सवाल ये है कि सिर्फ कागजों पर है या जमीन पर भी उतर रहे हैं? मतलब रणनीति क्या है इन्हें लागू करने की? देखिए, रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसे कहते हैं SDG का स्थानीयकरण। स्थानीयकरण मतलब ये कि इन बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को राज्यों तक और फिर शहरों और पंचायतों तक ले जाना, उन्हें अपनी योजनाएं बनाने में मदद करना। अच्छा, तो ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है सिर्फ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स बहुत मददगार है। वो राज्यों की रैंकिंग करता है, दिखाता है कौन कहाँ है। इससे थोड़ी स्पर्धा भी होती है और एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मतलब राज्य भी पूरी तरह शामिल हैं। और आम लोग या कंपनियां, उनका क्या रोल है? उनकी भूमिका भी बढ़ रही है। स्रोत बताता है कि जब भारत ने अपनी VNR रिपोर्ट तैयार की, मतलब अपनी प्रगति रिपोर्ट UN को दी, तो 1000 से ज्यादा सिविल सोसाइटी संगठनों से, मतलब NGO वगैरह से सलाह ली गई थी। अच्छा। और प्राइवेट सेक्टर पर भी अब ज्यादा जिम्मेदारी आ रही है। एक नई चीज आई है, BSRS, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। BSRS ये क्या है? इसके तहत बड़ी कंपनियों को बताना पड़ता है कि उनका पर्यावरण और समाज पर क्या असर पड़ रहा है। तो पारदर्शिता बढ़ रही है। ठीक है, तो लक्ष्य तय हो गए, उन्हें नीचे तक ले जाने की कोशिश है, सबकी भागीदारी पर जोर है। अब आते हैं ठोस कदमों पर। वो जो राष्ट्रीय कार्य योजना है जलवायु परिवर्तन पर, NAPC, उसके तहत क्या चल रहा है? सुना है उसमें कई मिशन है। हाँ, NAPC 2008 में शुरू हुआ था और इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। हर एक का अपना फोकस है। कोई उदाहरण? जैसे सोलर वाला? हाँ, राष्ट्रीय सौर मिशन एक बड़ा उदाहरण है। लक्ष्य था 2022 तक 100 गीगावाट सोलर क्षमता का। 2020 तक ही करीब 37 गीगावाट तक पहुंच गए थे। दिशा तो सही है, पर रफ्तार शायद और बढ़ानी होगी। और ऊर्जा बचाने के लिए भी कुछ है? बिल्कुल। राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन NMEEE, इसके तहत एक PAT स्कीम है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इसने उद्योगों को ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित किया है और काफी कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है इससे। अच्छा, ऊर्जा के अलावा प्रकृति या शहर, उन पर भी फोकस है? जरूर। ग्रीन इंडिया मिशन है, जिसका जंगल क्षेत्र बढ़ाना और वनों की गुणवत्ता सुधारना है। और शहर तो बड़ी चुनौती है। वो बनाने के लिए कई मिशन एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन। इन सबका लक्ष्य बेहतर ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, पानी, ऊर्जा दक्षता, ये सब है। स्मार्ट सिटीज में तो 2020 तक ही काफी बड़ी रकम की परियोजनाएं शुरू हो चुकी थी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन सब में पैसा तो बहुत लगता होगा। शायद सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंस की ही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फाइनेंस एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोत में जो अनुमान है वो चौंकाने वाला है। कितना? सिर्फ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की तैयारी के लिए
जिसे अडेप्टेशन कहते हैं, उसके लिए ही 2030 तक भारत को करीब 206 अरब डॉलर चाहिए होंगे। सिर्फ अडेप्टेशन के लिए 206 अरब डॉलर? हाँ, और अगर उत्सर्जन कम करने के उपायों मतलब मिटिगेशन को भी जोड़ दें तो कुल जरूरत बैठिएगा 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है 2030 तक। 2.5 ट्रिलियन डॉलर, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। ये पैसा आएगा कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय मदद की बातें तो बहुत होती हैं, वो विकसित देशों का 100 अरब डॉलर सालाना देने का वादा था। हाँ, वो वादा जो 2020 तक पूरा होना था, अब तक अधूरा है। पेरिस समझौते में साफ लिखा है कि विकसित देशों को विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से। लेकिन हो नहीं रहा है। हकीकत में जो अंतर्राष्ट्रीय पैसा आ रहा है वो जरूरत के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा है और बहुत धीरे आ रहा है। इसीलिए स्रोत कहता है कि भारत अपनी ज्यादातर कोशिशें अपने ही संसाधनों से कर रहा है, डोमेस्टिक मोबिलाइजेशन पर जोर है। इसी मुश्किल स्थिति के बीच भारत ने खुद भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहल की है ना? जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। हाँ, ISA भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक पहल है। इसका मकसद है दुनिया भर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, खासकर विकासशील देशों में। और एक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन भी है इसके पीछे। और एक CDRI भी है शायद। जी, CDRI आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। ये देशों को साथ लाता है ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के तरीके साझा किए जा सकें जो बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं को झेल सके। ये भी भारत की ही पहल है। अच्छा, और देश के अंदर फाइनेंस जुटाने के लिए भी कुछ नया हो रहा है, ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह? हाँ, भारत का ग्रीन बॉन्ड मार्केट उभरते देशों में दूसरा सबसे बड़ा बन गया है। ये खास तौर पर पर्यावरण के लिए फायदेमंद प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाते हैं। और सोशल सेक्टर के लिए? उसके लिए भी एक नई चीज शुरू हुई है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSC। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां सामाजिक उद्यम, मतलब जो मुनाफे के साथ साथ समाज का भला भी करते हैं, वो लिस्ट होकर पैसा जुटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि भारत एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ विकास की जरूरतें हैं, गरीबी मिटानी है, लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाना है, जलवायु परिवर्तन से लड़ना है और भविष्य को सुरक्षित रखना है। इसके लिए नीतियां बन रही हैं, उन्हें जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। हाँ, स्थानीय स्तर पर सबकी भागीदारी से। फाइनेंस के नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, घरेलू भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, भले ही अंतर्राष्ट्रीय मदद धीमी हो। और भारत दुनिया के साथ मिलकर भी काम कर रहा है, ISA और CDRI जैसी पहलों के जरिए। सही कहा, ये सब एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाने की दिशा में कदम है। तो ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है ना? बिल्कुल। कि जब जरूरतें इतनी विशाल हैं, वो ट्रिलियन डॉलर वाले आंकड़े डराने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय मदद उतनी तेज नहीं है, तो आने वाले दशक में क्या रास्ते निकलेंगे? हाँ, यही सवाल है। क्या भारत घरेलू स्तर पर संसाधन जुटाने के कुछ ऐसे नए शायद क्रांतिकारी तरीके ढूंढ पाएगा, या फिर कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बन पाएंगी जो वाकई में तेजी ला सकें? ये देखना दिलचस्प होगा।